आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासत के 22 अहम मुतालिबात पर मेमोरेंडम पेश। आज आधी रात से शुरू होगी RTC हड़ताल। हुकूमत और मुलाजिमीन यूनियंस के बीच बातचीत नाकाम। TRS हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर इजहार नाराजगी के लिए हुजूर नगर से कांग्रेस की कामयाबी जरूरी। TJS सदर कोदंडराम का बयान। 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए कबूल की जाएंगी दरखास्तें। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के जायजा इजलास में लिया गया फैसला। और 2025 तक $26 अरब के हिंदुस्तान दिफाई सनद का हदफ। राजनाथ सिंह का बयान। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। इस मुलाकात में चीफ मिनिस्टर ने रियासत से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के लिए रकमी मंजूरी की दरखास्त की। जराये के मुताबिक तकरीबन 1 घंटा तवील इस मुलाकात के दौरान KCR ने आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद बिल में पेश करदा वादों को पूरा करने की दरखास्त की। उन्होंने गोदावरी कृष्णा नदियों को मरबूत करते हुए तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में आबपाशी और पीने के पानी के मसले को खत्म करने की ख्वाहिश की। इस खुसूस में चंद दिन कबल दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के इजलास का भी जिक्र किया। KCR ने कालेश्वरम या पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स में किसी एक को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने की अपील की। रियासत में कौमी शाहराहों की तरक्की और नए शाहराहों की मंजूरी पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के मजाफात में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए रीजनल रिंग रोड की तामीर का फैसला किया है। इस सिलसिले में मरकज को पहले ही DPR रवाना किया गया। रीजनल रिंग रोड की मंजूरी की वजीर आजम से दरखास्त की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम से कंटोनमेंट में वाक़ वजारत दफा की अराजी को सड़कों की तोसी के लिए फराहम करने की दरखास्त की। उन्होंने मिशन भागीरथ स्कीम के लिए माली इमदाद की दरखास्त की और कहा कि रियासती हुकूमत ने घर घर पीने के पानी के लिए मिशन भागीरथ स्कीम शुरू की है। इसी तरह की स्कीम मरकज ने घर घर जल शुरू की है। उन्होंने वजीर आजम से मिशन भागीरथ को मरकज की स्कीम से जोड़ने की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने पसमानदा अजला को माली इमदाद फराहम करने की भी दरखास्त की। खबर अजीं चीफ मिनिस्टर ने दोपहर में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक में तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। KCR ने अमित शाह से रियासत से मुतालिक बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में जुमे की निस्फ शब से RTC बसें नहीं चलेंगी। हुकूमत के साथ तीसरी बार भी बातचीत नाकाम हो गई। हुकूमत मुतबादिल इंतजाम करने के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया। जुमे की बातचीत नाकाम होने के बाद हुकूमत के 3 रुकनी कमेटी के सदर सोमेश कुमार ने कहा कि RTC JAC के साथ 3 बार मुलाकातें की गई, हड़ताल मुलतवी करने की अपील की गई और तयक़ुन दिया कि जल्द हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन RTC को जम करने से मुतालिक तहरीरी तौर पर तयक़ुन देने का मुतालबा किया, जो काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत ने आज हड़ताल पर जाने वाले RTC के मुलाजिमीन को मुलाजिमत से बरतरफ करते हुए नए तकर्रुरात करने का इंतबाह दिया है। RTC मुलाजिमीन की यूनियन से आज हुई बातचीत भी नाकाम हो गई और यूनियन के लीडर्स ने 5 अक्टूबर से हड़ताल शुरू करने के अपने फैसले पर अटल रहने का ऐलान किया। बातचीत के बाद हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी के सदर नशीन सोमेश कुमार ने कहा कि RTC मुलाजिमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दशहरा एक बड़ा त्योहार है। हुकूमत का ये मकसद है कि वो त्योहार के दौरान लोगों को परेशान ना करें। कमेटी ने अब तक RTC ट्रेड यूनियनों के साथ 3 मरतबा बातचीत कर चुकी है और आज चौथी मरतबा बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि RTC ट्रेड यूनियनों के साथ तफसीली बातचीत की गई है। हड़ताल को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई। RTC वर्कर्स हड़ताल पर बजीद है। अगर हड़ताल शुरू हुई तो वो खानगी बसों को चलाएंगे और जरूरत पड़ने पर खानगी बसों के साथ साथ स्कूल बसें भी चलाई जाएंगी। खानगी बसों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हड़ताल पर जाने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ हुकूमत भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सोमेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने अब तक RTC को 3,303 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की है। सोमेश कुमार ने कहा कि RTC को बजट में मख्तस फंड से ज्यादा फंड्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए कमेटी तमाम उमूर का गहराई से मुताला कर रही है। वो मुस्तकिल तौर पर मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि वो त्योहार के मौके पर हड़ताल शुरू करते हुए अवाम में कॉरपोरेशन के ताल्लुक से गलत पैगाम ना दें। उन्होंने खानगी गाड़ियों के मालिकीन से अपील की है कि वो ज्यादा चार्जेस उसूल ना करें। RTC JAC ने कहा कि
उनका फैसला अटल है। मीडिया से बात करते हुए जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हड़ताल को मुलतवी नहीं किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं मिला है। हफ्ते के दिन पहली बस से हड़ताल का आगाज होगा। दशहरा त्योहार के मौके पर आवाम को तकलीफ ना हो, इसलिए हमारे मुतालबात की यकसुई की जाए। एस्मा मुलाजिमीन के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के हर एक ताउन करें। 2013 में ही आरटीसी को हुकूमत में जम करने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की गई थी। सिक्योरिटी नीम तबी अमले को हड़ताल से मुस्तस्ना रखा गया है। दूर दराज इलाकों की सर्विसेज अभी से बंद हो चुकी हैं। इस हड़ताल से यूनियन इंतखाबात का इस हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। मेयर बोंतु राममोहन ने चंदानगर सर्कल दीप्ति श्रीनगर पर मुल्क का पहला ट्रांसफार्मर स्टेशन मिथेनाइजेशन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। समाजी जिम्मेदारी के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर शेरलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली आर गांधी, जोनल कमिश्नर हरिचंदन, मकामी कॉरपोरेटर नवाथा रेड्डी और HAL के ओहदेदार मौजूद थे। इस प्लांट में रोजाना 1 मीट्रिक टन गीले कचरे से 80 क्यूबिक साइज के बायोगैस तैयार होता है। इस 80 क्यूबिक मीटर बायोगैस के जरिए मुसलसिल 16 घंटे आग जलती रहती है। इस मौके पर मेयर राममोहन ने कहा कि प्लांट की गुंजाइश में इजाफा करने की तजवीज़ है। इस तरह के गैस प्लांट सिटी स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। मेयर ने कहा कि स्टार होटलों, गेटेड कम्युनिटीज में गीले कचरे से बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि भारी मिक़दार में जमा होने वाले गीले कचरे को इस्तेमाल में लाया जा सके। टीआरटी उम्मीदवारों ने प्रगति भवन के पास बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए इनको पोस्टिंग देने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और प्रगति भवन के रूबरू बैठने से ट्रैफिक जैम हो गई। वहां से गुजरने वाले रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने उनसे इजहारे यगानिगत करते हुए एहतजाज में शामिल हो गए। वहां पर मौजूद पुलिस अमले ने बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को गिरफ्तार करना शुरू किया, लेकिन जत्थों की शक्ल में एहतजाज करने से पुलिस को मुश्किलात पेश आई। ट्रैफिक पुलिस ने भी एहतजाजियों को हिरासत लेने का काम किया। चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी ने बीआरके भवन में एसबीआई के खिदमात का आगाज किया। बीआरके भवन में हुकूमत मुलाजिमीन की एसबीआई की शाख का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सहूलत के लिए इस मौके पर उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रांच में सहूलियात मुलाजिमीन के लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज अजय मिश्रा, आधार सिन्हा, चीफ जनरल मैनेजर ओम प्रकाश मिश्रा और जनरल मैनेजर वी विष्णु, रमेश रेड्डी, डीजीएम रविंदर और दीगर ओहदेदार शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज सूर्यापेट जिला सुपरिंटेंडेंट आर वेंकटेश्वरलू का तबादला कर दिया। उन्हें हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करने के अहकाम जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें इंतखाबात से जुड़ी कोई भी जिम्मेदारी ना दी जाए। वेंकटेश्वरलू की जगह आर भास्करन को नया एसपी मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस कायद गुरु नारायण रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम किया है। रियासत भर में सहाफियों के देरेना मसाइल, मसलन हेल्थ कार्ड की इजराई, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड की अदम कबूलियत, एक्रेडिटेशन कार्ड और मंडल लेवल पर कार्ड की इजराई, जियो 239 की मनसूखी और सहाफियों को राजी के अलॉटमेंट के मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त आज रियासत भर के 70 रेवेन्यू डिवीजन्स में TSUWJ की जानिब से RDO को पेश करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो उनके देरेना मसाइल को फिलफौर हल करे। సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం గత 6 సంవత్సరాల కాలంలో ఘోరంగా విఫలమైంది। ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు స్వయంగా ఇచ్చిన హామీలను కూడా నెరవేర్చడంలో విఫలమయ్యారు। ఆయన
హైదరాబాద్లో, నిజామాబాద్లో, ఖమ్మంలో, వరంగల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా జర్నలిస్టులకు మోడల్ కాలనీస్ కడతామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క జిల్లాలో కూడా ఒక మండలంలో కూడా ఒక్క విలేకరు కూడా ఇవాళ ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వలేదు. అలాగే 2014లో ఉద్యమ కాలంలో కానీ ఆ తర్వాత ఎన్నికల సమయంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కటి కూడా ఇంతవరకు పూర్తిగా నెరవేర్చలేదు. అందులో ముఖ్యంగా ప్రతి జర్నలిస్టుకు అతను డెస్క్లో పనిచేస్తున్నాడా, ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్నాడా అనే నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి तेलंगाना में जो आरडीओ जो ऑफिस हैं वहाँ पर धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं और नुमाइंदगियाँ की जा रही है कि सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उसे हल किया जाए। आईजेयू की तरफ से ये हमारे को ये मिला है कि इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जहाँ जहाँ सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। और जहाँ तक तेलंगाना हुकूमत का सवाल है, आप देख रहे हैं कि पिछले जो टर्म थी चीफ मिनिस्टर की उसमें भी और इस मरतबा भी सहाफ़ियों के लिए कुछ काम नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर एक्रेडिटेशन का जो सवाल था वो डेस्क जर्नलिस्टों का सवाल था कि अगर आप कोई भी सहाफ़ी रहेगा उसे एक्रेडिटेशन दिया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ा मसला जो सहाफ़ियों का है फिलवक्त वो है ज़िंदगी। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो कुछ कदम उठा सकेंगे, लेकिन अब हाल ये है कि जो सहाफ़ी बीमार होते हैं या सहाफ़ी के पेरेंट्स बीमार होते हैं वो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा नहीं सकते। अगर इलाज करवाने के लिए भी गए तो उनसे कहा जा रहा है कि हुकूमत रकम बाकी है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मसला है। जबकि आप देखेंगे कि 10 साल पहले जो एक्रेडिटेशन हो या ना हो, सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड दिया जाता था, उनका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज भी किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि हुजूर नगर के ज़मीनी इंतखाब टीआरएस हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने का एक अच्छा मौका है। उन्होंने हल्के के राय दहिंदों से अपील की है कि वो अपने वोटों के इत्तेहाद से टीआरएस की डिक्टेटरशिप को खत्म करते हुए हुकूमत को जवाबदा बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हुजूर नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी मसाइल जो का तो बरकरार हैं। 5 साल बाद भी आरटीसी मुलाजिमीन, टीचर्स, मुलाजिमीन, किसान, बेरोजगार, तुलबा अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद और तहरीकें चलानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल नहीं हुआ और बेरोजगारी भत्ते को जारी नहीं किया जा रहा है। मुलाजमीन को पीआरसी का ऐलान नहीं किया गया, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, जिससे नए कर्ज बैंक जारी नहीं कर रही है। अकल तरीन कीमत अदा नहीं हो रही है। डबल बेडरूम के मकानात का गरीब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। 2 लाख मकानात की मंजूरी दी गई, जिनमें 3000 मकानात मुकम्मल हुए। 3 एकड़ अराजी का वादा पूरा नहीं हुआ। इसी तरह के रियासत में मजीद कई मसाइल हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने हुजूर नगर का ज़मीनी इंतखाब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत ने माशी बहरान के नाम पर बजट में कमी की है। जनसमिति के सदर ने कहा कि अगर टीआरएस कामयाब होती है तो हुकूमत ये दावा करेगी कि अवाम उनकी हुक्मरानी से मुतमईन है। हुकूमत की आंखों को खोलने और मसाइल को हल करवाने के लिए टीआरएस को शिकस्त देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस को नलगुंडा, निजामाबाद, करीमनगर, भोनगिर, आदिलाबाद, सिकंदराबाद में अवाम ने शिकस्त दी थी। इसी तर्ज के नतायज हुजूर नगर में देने की जरूरत है। ప్రయత్నమే జరుగుతున్నది. కృష్ణా గోదావరి నదీ జలాల నదుల అనుసంధానం అంటూ జరిగితే అది కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతానికి తీరని నష్టమని మనమందరం కూడా గ్రహించాలి. చిన్న చిన్న వృత్తుల మీద నమ్ముకొని బతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళకి అరాకుర సౌకర్యాలే తప్ప వాళ్ళు నిలదొక్కుకోవడానికి కావలసినటువంటి రీతులు విధి విధానాలు రాలేదు. రుణమాఫీ కాలేదు. బ్యాంకులది రీషెడ్యూల్ చేసుకుందామంటేనేమో అప్పు కట్టదేమో అని భయం. రీషెడ్యూల్ చేసుకోకపోతే బ్యాంకుల నుంచి ఒత్తిడి. ఇవాళ రైతులందరూ కూడా విపరీతమైన వేధింపులకు గురవుతున్నటువంటి సందర్భం. బ్యాంకులో ఏ పైసలు పడ్డా ఖాతాలో చూసుకుంటున్నటువంటి ఒక వాతావరణం కూడా ఇవాళ ఉంది. ఇన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఇవాళ నెలకొని ఉన్నాయి. ప్రభుత్వంలో ఖాళీలు ఉన్నాయి, బయట ఉపాధి కల్పన చేయడానికి అవకాశం ఉంది, నిధులు ఉన్నాయి. కానీ గవర్నమెంట్ మాత్రం ప్రభుత్వ పోస్టులు భర్తీ చేయదు, ఉపాధి కల్పన పాల్పడదు. అన్నిటికంటే మించి ఇవాళ ఇస్తానన్న నిరుద్యోగ భృతిని కూడా చెల్లించదు. ఇది వాస్తవం. ఈ
ఈ అసంతృప్తి ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభుత్వం కూడా తెలుసు. పంటలు గిట్టుబాటు ధర ఈ 5 ఏళ్లుగా లేనే లేదు. ఇప్పుడు మరి పంట రాబోతున్నది, ఏమవుతుందో అనే భయం. మొన్న మార్చి ఏప్రిల్ మాసాల్లో రైతులందరూ కూడా మిర్చి పండించి ఎంత ఆవేదన గురైనరో మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ వాస్తవ పరిస్థితులు, ఈ అసంతృప్తి ఇలా వ్యక్తం చేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంది. గెలిస్తేనేమో ప్రభుత్వం నా పాలన సరిగ్గా ఉంది అని చెప్పుకుంటుంది. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి వాళ్ళు తీసుకోవలసిన చర్యలను ఇంకా తీసుకోవలసిన దానికి కూడా అవకాశం లేదు. కానీ ప్రజలుగా మనము ఈ సమస్యల పరిష్కారాన్ని కోరటానికి ఇది ఒక సందర్భం. మేము ఎందుకు कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के बजाय इस रकम को आरटीसी वर्कर्स के मसाइल हल करने पर खर्च करे, जिसके जरिए आरटीसी वर्कर्स के मसाइल हल हो जाएंगे। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए जो दिलचस्पी है, इसी तरह की दिलचस्पी आरटीसी वर्कर्स के मसाइल हल करने में नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्कर्स ने हड़ताल की नोटिस 7 दिन खबल दी थी, इतने वक्त को हुकूमत ने ज़ाय कर दिया है और अब ऐन हड़ताल शुरू होने से 2-3 दिन कबल बातचीत का अमल शुरू किया। इससे हुकूमत की संजीदगी क्या है मालूम हो रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत आरटीसी की हड़ताल की जिम्मेदार है। हुकूमत यूनियन के लीडर से मुशावरत के नाम पर मुतबादिल इंतजामात कर रही है। हुकूमत आरटीसी के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को किराए के मजदूर की तरह देखा जा रहा है। अगर सेक्रेटेरिएट की तामीर को मुलतवी कर दिया जाता है तो आरटीसी का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में आरटीसी वर्कर्स का अहम किरदार था। वजीर हरीश राव जो पहले आरटीसी के एजाजी सदर थे, वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए उनकी जबान नहीं खुल रही है। उन्हें खदशा है कि अगर वो जबान खोलते हैं तो उन्हें काबीना की मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ेगा। जीवन रेड्डी ने कहा कि आरटीसी को हुकूमत में जम करने का वादा हुकूमत भूल गई। उन्होंने कहा कि आरटीसी के लिए आईएएस और आईपीएस ओहदेदार का तकर्रुर करना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने कहा कि जना सेना पार्टी के दफ्तर में इस पार्टी के लीडर से मुलाकात करते हुए उनसे हुजूरनगर असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की तायीद की दरखास्त की गई, जिस पर जनसेना के लीडर्स ने कांग्रेस उम्मीदवार की तायीद की यकीन दहानी कराई और बताया कि जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण दस्तयाब नहीं है। उनसे बातचीत के बाद जनसेना के मौक़िफ़ का ऐलान किया जाएगा। हनुमंतराव ने कहा कि जनसेना की हिमायत हासिल होने पर कांग्रेस को मजीद तक़वियत मिलेगी और हुजूरनगर में कांग्रेस की जीत में मजीद आसानी हो जाएगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हुजूरनगर में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए जाने वाले सरपंच फोरम के सदर को गिरफ्तार करके उन्हें पर्चे नामजदगी से रोक दिया गया और उन्हें निर्मल जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि रियासत में डिक्टेटरशिप चल रही है। एससी एसटी बीसी वोटों को हासिल करने के लिए वो हुजूरनगर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हनुमंतराव ने कहा कि आरटीसी हड़ताल को हमारी तायीद रहेगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बातचीत के जरिए वर्कर्स के जायज़ मुतालबात को कबूल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई हड़ताल ना हो। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2020 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2019 के दरमियान मौसूल की जाएंगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में हज 2019 की तकमील पर एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की और आइंदा हज की तैयारियों का जायज़ा लिया। नकवी ने कहा कि हज 2020 100% ऑनलाइन या डिजिटल होगा। तमाम आज़मीन हज के लिए ई वीज़ा फराहम करने का निज़ाम तैयार कर लिया गया है। हज के लिए दरखास्तें मोबाइल ऐप के ज़रिए भी दी जा सकती हैं। इस मीटिंग में अक़लियती उमूर की वजारत के सेक्रेटरी शैलेश, एडिशनल सेक्रेटरी SK देववर्मन, जॉइंट सेक्रेटरी हज जॉन आलम, सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर औसाफ सईद, हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेख जिना नबी, हज कमेटी के CEO MA खान, जिद्दा में CJI नूर रहमान शेख, अक़लियती उमूर की वजारत, उमूर खारजा की वजारत, शहरी हवाबाजी की वजारत और वजारत सेहत के दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। नकवी ने कहा कि हज अमल जल्द शुरू करने के ऐलान से हिंदुस्तान और सऊदी अरब में हज से मुताल्लिक बेहतर बंदोबस्त को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स HGO 1 नवंबर से 1 दिसंबर 2019 के दरमियान पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी दिफाई इंडस्ट्री में हुकूमत के हदफ 2025 तक 26 अरब डॉलर बनाने में निजी शोबे से एक वसी और सरगर्म शराकतदारी की अपील की है। राजनाथ सिंह ने आज यहां 22वें इंटरनेशनल एक्सपो 2019 दिफा और होमलैंड सिक्योरिटी में इस सनत के कप्तानों से खिताब कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने हुकूमत के 2025 तक मजमूई तरक्की के हदफ और हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनाने के हदफ का अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि दिफाई शोबा इस हदफ की हुसूलियाबी में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद एक आलमी पैमाने की घरेलू दिफाई सनत कायम करना है जो खुद कफील और बरामदात पर कम से कम मुनहसर हो। वज़ीर दिफा ने जोर देकर कहा कि अपने मौजूदा सेटअप कम से कम हुकूमत ज्यादा से ज्यादा हुक्मरानी में हुकूमत एक फैसिलिटेटर का किरदार निभा रही है और सनत का यह फर्ज है कि वो अपने रोल और इस सिलसिले को जोड़ते हुए नए और मुस्तहकम हिंदुस्तान के विजन के लिए काम करे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस सिलसिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स इस शोबे में मौजूद बिजनेस तिजारती मौके को हासिल करने और दिफा से मुतालिक ठोस सरमाए और तकनीकी मुदाखलत से मुतालिक तजावीज़ के साथ आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की ज़रूरत है कि निज़ाम को सरमायाकार दोस्त बनाया जाए और निजी शोबे की वसी शराकतदारी के साथ दिफा की तरक्की के लिए एक साजगार माहौल बनाया जाए। में भाग लेकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है और मैं यह मानता हूं कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, वो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंटरफेस के लिए इससे इफेक्टिव और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। जो देश के विकास की प्लानिंग तथा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ देश के ओवरऑल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में पूरी तरह से यह सहयोग देते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एक विशेष प्रकार की यह पहल है। और मुझे याद है जब मैं गृह मंत्री के रूप में यहाँ पर आया था तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पर मैंने विशेष रूप से बल दिया था ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी अपरेटस जो देश का है उसे मजबूत किया जा सके। और आज देश के रक्षा मंत्री के रूप में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस तथा एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का अपना विजन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरा विजन है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से देश के विकास के लिए काम कर सकें। और इसके अंतर्गत देश में इंक्लूसिव ग्रोथ लाना, वह प्रत्येक व्यक्ति एक प्रॉस्पेरिटी को पहुंचाने के साथ साथ 2024 तक इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन US डॉलर तक लाना, यह सब इसमें सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की जमानत की अर्जी पर आज नोटिस जारी करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जवाब तलब किया है। जस्टिस आर भानुमति की सदारत वाली बेंच ने चिदम्बरम की जमानत की अर्जी की समाअत के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने की हिदायत दी। मामले की अगली समाअत 15 अक्टूबर को होगी। चिदम्बरम की अदालती तहवील 17 अक्टूबर को खत्म होगी। काबिले जिक्र है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकज में भारतीय जनता पार्टी की जेर क़यादत हुकूमत पर यह कहते हुए तनकीद की कि कश्मीर में उसकी कार्रवाई से वादी के बच्चे करीब 2 माह से अपने स्कूलों से दूर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत एक तरफ तरक्की की बात करती है और दूसरी तरफ उसकी कार्रवाई की वजह से वादी कश्मीर के बच्चे पिछले 2 माह से स्कूल नहीं जा सके। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कश्मीर में तकरीबन 2 माह से बंद की वजह से बहुत सारे बच्चे मुतासिर हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शरह सूद में तखफीफ का बड़ा ऐलान किया है। एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट 0.25% कम करके 5.15 करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद आम लोगों के लिए बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। साथ ही साथ ईएमआई भी कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई की शरह आरबीआई के मुकर्ररा दायरे में आती है। ऐसे में मईशत को रफ्तार देने के लिए रेपो रेट कम किए जाने की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। आपको बता दें कि आरबीआई ने अगस्त पॉलिसी में शरह सूद में 0.35% की कटौती की थी। इस माली साल की पहली तिमाही में जीडीपी की शरह तरक्की 5% पर आ गई थी। ये गुज़िश्ता 6 साल में सबसे कम तरीन सतह है। वहीं आरबीआई इस साल मुसलसिल
4 मरतबा रेपो रेट में तखफीफ कर चुका है। इन 4 मरतबा में मजमूई तौर पर 1.10% की तखफीफ रेपो रेट में हो चुकी है। गौरतलब है कि जिस शरह सूद पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों और दीगर बैंकों को कर्ज देता है, इसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब यह है कि बैंक से मिलने वाले कर्ज सस्ते हो जाएंगे। रेपो रेट कम होने से होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह सभी सस्ते हो जाते हैं। सरमायाकारों की तंजीम फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने इंडियन रिजर्व बैंक की रेपो रेट शरह में तखफीफ का खैर मकदम करते हुए जुमे को कहा कि इससे माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा, सरमायाकारी को तक़वियत मिलेगी और सारिफीन के एतमाद में इजाफा होगा। FIEO के चेयरमैन शरद कुमार सराफ ने यहां कहा कि रिजर्व बैंक के ऐलान से माली इस्तेहकाम लाने की हुकूमत की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। रिजर्व बैंक ने कर्ज की शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स की तखफीफ करके 5.15% कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक आलमी चैलेंजों को कबूल कर रहा है और इससे निपटने के तरीकों में ताउन कर रहा है। आलमी बाजारों में तलब की कमी से बरामदात पर बुरे असरात पड़ना तय है। सराफ ने हुकूमत से मईशत को तेजी देने का ऐलान किए गए तरीकों को फौरी हल करने की अपील की, जिससे सनतों को इसका माली फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि रेपो शरह में तखफीफ करने से घरेलू और बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बाबाए कौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके कातिल नाथूराम गॉडसे अमर रहे का नारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये एक संगीन मामला है और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और उसकी तहकीकात करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने जुमे के रोज मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर नाथूराम गॉडसे अमर रहे का नारा ट्रेंड कर रहा है। हुकूमत को इस मामले की संजीदगी से तहकीकात करनी चाहिए कि कौन महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश पर बापू की तौहीन कर रहा है। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि अब तक हुकूमत इस मामले को अपने नोटिस में क्यों नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में नई हुकूमत तश्कील दी गई है, तब से मुल्क को एक नई सिमत दी गई है और इसका मुल्क पर दूररस मनफी असरात मुरतब होंगे। लिहाजा मुल्क की आवाम को इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि 4 माह के दौरान मुल्क में अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। दूरदर्शन के प्रोड्यूसरों को इसके लिए मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने वजीर आजम की तकरीर को मुसलसल रास्त नहीं दिखाया। उत्तर प्रदेश में 9 माह तक डॉक्टर को जेल में रखने के बाद इंक्वायरी कमेटी ने उसे बेकसूर पाया और उसके खिलाफ दूसरी इंक्वायरी तश्कील दी गई। वजीर आजम को खत लिखने वाले दानिश्वरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश की जा रही है और तारीख गवाह है कि ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शा गया। उन्होंने कहा कि जिस नजरिए से इस मुल्क को तामीर किया गया है, उनको तबाह करने की कोशिश करने वालों को कोई माफ नहीं कर सकता। A strange spectre of authoritarianism which has been let loose ever since the NDA-BJP government came into office for the second time. TV producers of Doordarshan are suspended merely because they do not show the Prime Minister live. Doctors or a doctor who was exonerated by a inquiry committee after spending 9 months in jail now finds himself as the target of another inquiry committee because the objective seems to be very clear that certain people have to be fixed at all costs. Eminent intellectuals of this country who write an open letter to the Prime Minister. एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज तस्दीक की है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद श्रीनगर के बुडगाम में फिजाइया ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल हमले में मार गिराया था और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने यहां एयरफोर्स की बागडोर संभालने के 5 दिन बाद यहां पर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि एयरफोर्स की जानिब से अपने ही मिसाइल से हेलीकॉप्टर गिराना ये एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का ख्याल है कि यह हेलीकॉप्टर हमारी मिसाइल से ही गिरा और यह एक बहुत बड़ी गलती थी। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, रियासत के 22 अहम मुतालिबात पर मेमोरेंडम पेश। आज आधी रात से शुरू होगी RTC हड़ताल, हुकूमत और मुलाजिमीन यूनियंस के बीच बातचीत नाकाम।
टीआरएस हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर इजहार नाराजगी के लिए हुजूर नगर से कांग्रेस की कामयाबी जरूरी, टीजेएस सदर कोदंडराम का बयान। 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए कबूल की जाएंगी दरखास्तें, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के जायजा इजलास में लिया गया फैसला। और 2025 तक 26 अरब डॉलर के हिंदुस्तान दिफाई सनद का हदफ, राजनाथ सिंह का बयान। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।